नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास आज से शुरुआत हो रही है। लाइन पर रहिएगा, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। कुछ तकनीकी समस्या थी। देखिए मित्रों, आज से बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास आज से शुरुआत हो रही है और इसके पहले मैं क्लास दिया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी बेस क्लास चल रहा है। तो देखिए, बीपीएससी के लिए अगर आप लोग जो बिहार टीचर भर्ती आई हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए, विशेष रूप से आप लोग को क्लास 9 से लेकर 10 तक, मतलब कक्षा 9 से लेकर 10 तक पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी होगी और एससीईआरटी भी कंप्लीट करनी होगी। टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में भी, और एक चैप्टर का पूरा समरी दे रहा हूं, पूरा का पूरा नोट्स दे रहा हूं, उसका भी लेक्चर वीडियो करा रहा हूं। तो एनसीईआरटी की जो क्लास है 1 to 12 की, वह अलग चल रही है, उसके क्लास प्रॉपर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं एक समग्र क्लास लाया हूं। अब पूरी समग्रता के साथ क्लास चलेगी। जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें हैं या जो भी मटेरियल दिल्ली यूनिवर्सिटी का और इग्नू का जो मटेरियल है, उसके बेस पर बीपीएससी की क्लास टीजीटी पीजीटी की आज से प्रारंभ हो रही है, क्लास 1 का, ठीक है। आज जो लेक्चर 1 होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग आप लोग गंभीर हैं, परीक्षा के प्रति सीरियस हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी के सभी लोग, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का पूरा मटेरियल चाहिए, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की पूरी तैयारी करनी है बीपीएससी की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सिर्फ 799 रुपए का कोर्स है। इसमें आपकी बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री की बात करूंगा। टीजीटी सोशल साइंस में जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, और पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी, पूरा का पूरा एससीईआरटी बोर्ड का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, कक्षा 9 से लेकर 10 तक। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू का पूरा पीजी का नोट्स, और इतिहास की जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं, जो भी 10 से 12 पुस्तकें सर्वमान्य पुस्तकें हैं, उसकी लिस्ट भी आप लोग को बताया हूं। जो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की समग्रता के साथ अध्ययन करने के लिए उसका नोट्स तैयार किया गया है, और उसी के नोट्स के बेस पर यह क्लास आपकी आज चलने वाली है, क्लास 1, ठीक है। और इसी तरह से प्रॉपर क्लास चलेगी। और यह बात आपको बता दूं, बिहार स्टेट में जितने भी लोगों ने हमसे मटेरियल लिया हुआ था और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से मटेरियल लिया हुआ था, ज्यादातर लोग सिलेक्ट हैं। देखिए 100% रिजल्ट आया है, 100% रिजल्ट, यह हवाई बात नहीं है। 100% रिजल्ट आया है बिहार स्टेट में हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज क्लास 1 शुरुआत होगी और एनसीईआरटी अलग आपका कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा दुर्गा पूजा हो रहा है एक जगह, तो मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूं वीडियो को, ठीक है। मित्रों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक था,
और जुलूस भी निकला हुआ था माता रानी का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो आज जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपने इतिहास का जो प्रथम काल है आपका पाषाण काल। ठीक है, वहां से शुरुआत करेंगे। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 कालखंडों में बांटा गया है पूरे इतिहास को। और आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि पूरा इतिहास का पूरा कालखंड, जो भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की जो जानकारी है, लगभग 99% 99% जो घटनाएं घटी हैं सिर्फ एक काल में घटी हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव इतिहास का 99% घटनाक्रम 99% घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल का है। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल आपका प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। मध्य पाषाण काल क्या आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। फिर आपका नौ पाषाण काल है, यह भी आपका प्रागैतिहासिक काल में आएगा। ठीक है, तो पूरे इतिहास के कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझ लेंगे। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, 3 कालखंडों में पूरे इतिहास को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और फिर आपका आद्य ऐतिहासिक, फिर आपका ऐतिहासिक। तो यह 3 कालखंडों में पूरे इतिहास को बांटा गया है और इसके बारे में ही हम लोग देखेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे किस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल में रख सकते हैं वह हम देखेंगे। तो देखिए, पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल जब मनुष्य क्या था, पाषाण के औजार बनाता था और वह जानवरों का, पशुओं का आखेट करता था। ठीक है, पूरी तरह से असभ्य जीवन मनुष्य जीता था। तो पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है प्रागैतिहासिक काल में आएगा। फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल। ठीक है, ये जो कालखंड है यह प्रागैतिहासिक काल में है। अब आद्य ऐतिहासिक कालखंड में किस कालखंड को रखा जा सकता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में आप किसे रख सकते हैं? ऐतिहासिक काल में आप वैदिक युग को रख सकते हैं। वैदिक युग, जो मतलब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये क्या है? ऐतिहासिक काल है। महाजनपद काल जो है, ये क्या है? वह ऐतिहासिक काल है। भगवान बुद्ध और महावीर का काल क्या है? ऐतिहासिक काल है। मौर्य काल क्या है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, ये सब क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो यह 3 कालखंडों में हम इतिहास का विभाजन करते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब इन तीनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं उसे भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए, अब हम नौ पाषाण काल, जैसे हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल देखा था, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? प्रागैतिहासिक काल में क्या है? जब पुरातात्विक स्रोत मिले, जब मनुष्यों को क्या हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य मिला। जैसे प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? मिलता है।
अरे भाई पूरा पाषाण काल का या मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल के बहुत सारे औजार मिले, बहुत सारे बर्तन मिले, बहुत सारे आभूषण मिले। आपको पता है ना, ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। जब आदि मानवों के द्वारा, जो आदिम मनुष्य थे उनके द्वारा प्रयोग किया गया औजार, आपको पता है ना, पूरा पाषाण काल में औजार भोथरे होते थे, बड़े बड़े औजार होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे छोटे औजार बनने लगे जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। फिर नव पाषाण काल जब आया तो उसमें उस औजारों पर पालिश होने लगी। बहुत सारे आदिमानवों के द्वारा, आदिम मनुष्यों के द्वारा बहुत सारे बर्तन प्रयोग किए जाते थे, वह भी उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या है? औजार, बर्तन, आभूषणों का मिलना क्या है? ये पुरातात्विक साक्ष्य है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और भरपूर मिला है, और उस पुरातात्विक साक्ष्य से क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। क्या लिखित साक्ष्य मिला है क्या? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अरे प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य लिखना पढ़ना कहाँ जानता था, इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। मतलब जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल रहे हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, वह कालखंड क्या कहला जाता है? वह कालखंड कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जैसा काल, इसमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, बिल्कुल पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। बहुत सारे औजार, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे आभूषण मिले हैं। ठीक है। अरे आपको पता है पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत से, एक मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्या है? ये पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? मिला है। लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। तो आपको यह बता दें, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा के बहुत सारे जगहों से मुद्राएं मिली हैं, मोहर मिला है और मोहरों पर बाकायदे लिखा हुआ है। धौलावीरा में एक शिलापट्ट मिला हुआ है जिस पर 10 अक्षरों का शिलालेख है। तो क्या है? वो लिखित साक्ष्य ही है ना। बहुत सारे मोहर, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे बर्तनों पर, बहुत सारी मूर्तियों पर कुछ न कुछ चित्र अंकित है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 400 चित्राक्षर थे और सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए थे वो मछली के थे। सबसे ज्यादा जो चिन्ह बना हुआ था वो यू आकार का था, यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला हुआ है। और सबसे ज्यादा जो चित्र मिला हुआ है वह मछली का मिला हुआ है। ठीक है। ये क्या है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह चित्रात्मक शैली में लिखते थे। मतलब वह चिन्ह भी बनाते थे और किसी पशु पक्षी का चिन्ह के माध्यम से वह किसी अक्षर का संकेत करते थे। ठीक है। तो इस तरह से क्या है? लिखित साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, भरपूर मिला है लिखित साक्ष्य। ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल और इसमें यह अंतर है कि लिखित साक्ष्य को क्या है? पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कुछ लिखित में जानकारी मिली है उस जानकारी को आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इसीलिए लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं, आधे अधूरे हैं। इसीलिए इस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इस कालखंड में जो भी जानकारी मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़े न जा सकने के कारण इसे आधा अधूरा इतिहास कहते हैं। मतलब आद्य ऐतिहासिक कालखंड में इसे रखते हैं। और यहाँ प्रागैतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य मिलता ही नहीं था। अब ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य भरपूर मिला है। आपको पता है गुप्त काल का, मौर्य काल का, मुगल काल का, बहुत सारे औजार, चिन्ह, बर्तन, आभूषण, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। ये क्या है? ये पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य बिल्कुल मिला है। और लिखित साक्ष्य क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिला है। भाई लिखित साक्ष्य भी मिला है। विदेशियों का विवरण प्राप्त हुआ है, बहुत सारे धर्मग्रंथ प्राप्त हुए हैं, पुराण प्राप्त हुआ है, उपनिषद प्राप्त हुआ है, बहुत सारी रचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो बड़े बड़े महाकवि कालिदास थे, गुप्त काल में थे, बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन के काल में थे। ये क्या है? ये लोगों की रचनाएं जो हैं वह लिखित हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हुआ है, लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है ऐतिहासिक काल में। ठीक है। तो जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है, समझा गया है, जाना गया है, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? उस कालखंड को हम
ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसका जहां प्रागैतिहासिक, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाता है, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? उस कालखंड को हम आज ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है। और जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, और लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़ा जाता है, लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जाते हैं, उस कालखंड को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होता है और लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उस कालखंड को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो इस तरह से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यह 3 जो कालखंड है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए। ये क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन से हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक इनको बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। तो बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनको एक नाम दिया गया है भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक। मतलब सबसे पहले भारत में अगर प्रागैतिहासिक खोज जिन्होंने किया था और प्रागैतिहासिक खोज करने में जिनकी महती भूमिका थी, वह रॉबर्ट ब्रूस फूट है। अच्छा, इन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक क्यों माना जाता है? सबसे पहले इन्होंने ही खोज किया था, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कोई प्रागैतिहासिक खोज की गई थी तो वो हमारे देश भारत में की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। तो भैया इन्होंने क्या खोजा था और कब खोजा था? तो सबसे पहले इन्होंने 1863 में, 1863 का समय था, और स्टेट का नाम था तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एक जगह है पल्लवरम। तो यहां पर इन्होंने खोज की थी। और क्या खोजा था इन्होंने? पाषाणकालीन उपकरण, पाषाणकालीन उपकरण खोजा था इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने पाषाणकालीन उपकरण खोजा था 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से, और इसीलिए इनको भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, अच्छा, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक यह थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। लेकिन भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कौन था? मतलब भारत में पुरातत्व विभाग बनाया गया था सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। तो भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वह थे अलेक्जेंडर महोदय। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और यह भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। और भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, ये कब होती है? 1861 में। ठीक है, तो 1861 में
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, 1861 में। और इसी विभाग में कार्यरत थे रॉबर्ट ब्रूसफूट, जिन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पलवरम से पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग जो 1861 में जिसकी स्थापना हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम जिसके जनक माने जाते हैं, क्या यह भारतीय पुरातत्व विभाग आज भी है कि नहीं? तो आपकी जानकारी लिए बता दें, 2011 का समय था जब भारतीय संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय में भारतीय पुरातत्व विभाग का विलय कर दिया गया। भारतीय तत्व विभाग का विलय कर दिया गया। मतलब अब यह जो विभाग है ये भारत में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मतलब संस्कृति मंत्रालय में ही इसका विलय कर दिया गया भारतीय पुरातत्व विभाग का। 2011 का वह समय था। यह समय आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 2011 जब भारतीय पुरातत्व विभाग का विलय कर दिया गया, किसमें? संस्कृति मंत्रालय में। और भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, 1861 में, ठीक है। इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया कि भारत में जो पहला प्रागैतिहासिक खोज किया था वह रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था, और उन्होंने तमिलनाडु के पलवरम से पाषाणकालीन उपकरण की खोज किया था इन्होंने, ठीक है। तो एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे, जो दूसरी खोज हुई थी वह महाराष्ट्र के बोरीवली से भारत में जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है, सबसे पुराना पाषाण उपकरण। पहली खोज तो तमिलनाडु के पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया, लेकिन भारत में जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण, मतलब वह उपकरण जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण है, और वह उपकरण जो है लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है, 14 लाख वर्ष पुराना। तो सबसे पुराना पाषाण उपकरण भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण, तो भारत में जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण खोजा गया था वह खोजा गया था 14 लाख वर्ष पुराना था। वह कितना वर्ष पुराना था? 14 लाख वर्ष पुराना था वह पाषाण उपकरण। मतलब उस उपकरण की खोज की गई और उसकी जो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से जो उसका यह आयु निर्धारित हुआ कि वह उपकरण कितना साल पुराना है, तो यह पता चला यह 14 लाख वर्ष पुराना है, सबसे पुराना पाषाण उपकरण था। और यह कहां से मिला है? तो यह आपका महाराष्ट्र में एक जगह है बोरीवली। आप बोरीवली का नाम सुने होंगे। तो महाराष्ट्र में के बोरीवली से सबसे पुराना पाषाण उपकरण खोजा गया, जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण है। देखिए, पहला पाषाण उपकरण जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफूट ने की वो अलग है, लेकिन यह जो जितने भी उपकरण खोजे गए हैं उसमें सबसे पुराना है, ठीक है। लगभग 14 लाख वर्ष पुराना यह उपकरण है। तो यह बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। भारत के इतिहास को, जैसा कि हमने बताया, इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजन किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन एक डेनमार्क के बहुत बड़े पुरातत्वविद थे थॉमसन महोदय। तो थॉमसन महोदय ने पूरे ऐतिहासिक कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया है, और वह धातु के आधार पर किया है। मतलब वह मनुष्यों के उपयोग में लाई जाने वाली उपकरणों के आधार पर किया है कि मनुष्य किस तरह से, पहले के मनुष्य क्या करते थे?
पाषाण के औजार प्रयोग में लाते थे, तो पाषाण के, उसके बाद मनुष्य क्या करने लगे, कांसे के औजार प्रयोग में लाने लगे, उसके बाद लोहे के औजार प्रयोग में लाने लगे। तो इस तरह से 3 युगों में विभाजन किया था थॉमसन महोदय ने। ठीक है, तो यह थॉमसन का त्रियुगीन विभाजन, त्रियुगीन विभाजन, तो थॉमसन महोदय का त्रियुगीन विभाजन है। और उन्होंने पूरे ऐतिहासिक कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया है, पाषाण, कांस्य और लौह युग। पाषाण युग, पाषाण युग, फिर कांस्य युग, जब मनुष्य कांसे का औजार और बर्तन प्रयोग में लेने लगा, और उसके बाद लौह युग, जब मनुष्य लोहे का औजार बनाने लगा। तो पाषाण, कांस्य और लौह युग में जो त्रियुगीन विभाजन किया है यह थॉमसन महोदय ने किया है, और यह डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में कार्यरत थे। ये कहाँ कार्यरत थे? डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय में कार्यरत थे। और उसी संग्रहालय में इन्होंने मनुष्य की सभ्यता को औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। यह परीक्षा में पूछता है कि पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो थॉमसन महोदय ने किया है, थॉमसन महोदय ने। ठीक है, यह इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 कालखंडों में पूरे इतिहास को बांटा। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह पूरा का पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, और पूरी क्लासें चलेंगी। 799 रुपये का कोर्स है, पूरा का पूरा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी की पूरी क्लास चलेगी, और पूरा का पूरा इतिहास आपका कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बेस पे कंप्लीट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इस तरह से हम लोग इसे क्लियर करेंगे। तो आज थोड़ी लंबी क्लास चली, अब अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा यह क्लास कैसा लगा, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।